भारत के इतिहास की सबसे दिलचस्प और परिवर्तनकारी अवधियों में से एक है महाजनपदों का उदय, जिसने भारतीय सभ्यता को एक नए युग में प्रवेश कराया। वैदिक युग के उत्तरार्ध तक समाज छोटे छोटे जनपदों में बंटा हुआ था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जब कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, लोहे के औजारों का प्रयोग व्यापक हुआ और स्थायी जीवन शैली ने जनसंख्या व शहरीकरण को गति दी, तब इन जनपदों का स्वरूप बदलने लगा और बड़े राज्यों यानी महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद का अर्थ है बड़े जनपद और इनकी संख्या 16 बताई जाती है, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य में मिलता है। ये 16 महाजनपद थे: मगध, कोसल, वत्स, अवंती, कुरु, पंचाल, गांधार, काशी, विदेह, चेदी, मल्ल, अस्सक, शूरसेन, कंबोज, आंग और वज्जी। इन राज्यों ने भारतीय राजनीति, समाज, संस्कृति, धर्म और दर्शन को नई दिशा दी। महाजनपदों के उदय के कारणों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि ने लोगों को स्थायी और संगठित जीवन जीने का अवसर दिया। गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि और सिंचाई प्रणाली ने अनाज की पैदावार को बढ़ाया, जिससे अधिशेष उत्पादन हुआ। इस अधिशेष ने व्यापार को जन्म दिया, क्योंकि अब केवल जीवन निर्वाह के लिए ही नहीं बल्कि अतिरिक्त वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए भी उत्पादन होने लगा। लोहे के औजारों का प्रयोग भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि इससे कृषि और शिल्प दोनों में दक्षता आई। दूसरा बड़ा कारण था शहरीकरण। पहले जो समाज गांवों तक सीमित था, अब नगरों में संगठित होने लगा। नगरों ने राजनीतिक केंद्र, व्यापारिक बाजार और सांस्कृतिक गतिविधियों को जन्म दिया। तीसरा कारण था व्यापारिक मार्गों का विकास। भारत उस समय पूर्व और पश्चिम के व्यापार का बड़ा केंद्र था और रेशम, घोड़े, अनाज, मसाले जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान तेजी से हुआ। चौथा कारण था समाज का संगठन। वैदिक समाज के बाद अब वर्ण व्यवस्था अधिक स्पष्ट हुई और समाज में कारीगर, व्यापारी, सैनिक और पुरोहितों की भूमिकाएं स्थिर हो गईं। महाजनपदों की राजनीतिक संरचना भी बेहद दिलचस्प थी। कुछ महाजनपद राजतंत्र पर आधारित थे, जैसे मगध, कोसल और काशी। वहीं कुछ गणराज्य भी थे, जैसे वज्जी संघ और मल्ल। इन गणराज्यों में सत्ता किसी एक राजा के हाथ में नहीं बल्कि कई गणों या कुलों के हाथ में होती थी और निर्णय सभा के माध्यम से लिए जाते थे। यह भारतीय राजनीति का एक अनोखा प्रयोग था, जिसने आगे चलकर लोकतांत्रिक विचारों की नींव रखी। अब आइए इन महाजनपदों का विस्तार से वर्णन करें। मगध महाजनपद उस समय का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य था। इसकी राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र। मगध का उदय बिंबसार और अजातशत्रु जैसे शासकों के नेतृत्व में हुआ। बिंबसार ने विवाह संबंधों के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से गठबंधन किया और मगध की शक्ति को बढ़ाया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ और काशी पर आक्रमण कर मगध का विस्तार किया। मगध की विशेषता थी इसकी उपजाऊ भूमि, लौह खदानें और गंगा नदी का लाभ। यही कारण है कि आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव भी यहीं रखी गई। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह राज्य भी अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली था। रामायण काल का अयोध्या भी कोसल का हिस्सा था। कोसल ने मगध के साथ कई बार युद्ध किए और काशी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। यह राज्य व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। यहाँ से गंगा नदी के माध्यम से व्यापारिक मार्गों का संचालन होता था। कौशाम्बी नगर उस समय की समृद्धि और कला का प्रतीक था। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। यह राज्य मध्य भारत और दक्षिण भारत के बीच व्यापार का सेतु था। अवंती ने राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ी भूमिका निभाई और कई बार मगध को चुनौती दी। गांधार महाजनपद आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय शिक्षा और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा दी जाती थी और दूर दराज से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। काशी महाजनपद बनारस या वाराणसी क्षेत्र में स्थित था। यह व्यापार और धर्म का केंद्र था, लेकिन मगध और कोसल जैसे राज्यों के साथ संघर्ष में इसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। विदेह महाजनपद की राजधानी मिथिला थी। यहाँ के राजा जनक का नाम बहुत प्रसिद्ध है। विदेह भी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। वज्जी संघ एक गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसे विश्व का पहला लोकतांत्रिक राज्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ निर्णय सभा द्वारा लिए जाते थे। वैशाली को बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने महत्वपूर्ण स्थल माना है। इसके अलावा चेदी, मल्ल, अस्सक, शूरसेन, कंबोज और आंग जैसे महाजनपदों की भी अपनी अपनी विशेषताएं थीं। मल्ल गणराज्य विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बुद्ध ने कुशीनगर में यही महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महाजनपदों का समाज भी बेहद जटिल और विकसित था। वर्ण व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गई थी। ब्राह्मण धार्मिक कार्यों के लिए क्षत्रिय शासक और सैनिक के रूप में
वैश्य व्यापारी और कृषक के रूप में तथा शूद्र श्रमिक वर्ग के रूप में कार्यरत थे। स्त्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा थोड़ी जटिल हो गई थी। उन्हें धार्मिक कर्मकांड से वंचित किया गया, लेकिन सामाजिक जीवन में उनकी भूमिका बनी रही। नगरों का जीवन उस समय बेहद जीवंत था। बाजारों में व्यापारी, कारीगर, लुहार, कुम्हार, बुनकर आदि अपनी वस्तुएं बेचते थे। सिक्कों का प्रयोग शुरू हो चुका था, जिसे पंचमार्क कॉइन कहा जाता है। धर्म और दर्शन की दृष्टि से महाजन पदों का उदय क्रांतिकारी था। इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए विचारधाराएं उभरी, जिन्होंने वैदिक धर्म की जटिलताओं और कर्मकांडों को चुनौती दी। बुद्ध और महावीर दोनों ने महाजन पदों में घूमकर अपना संदेश दिया और समाज के बड़े वर्ग ने इन्हें स्वीकार किया। इसके अलावा आजीविक संप्रदाय और चार्वाक दर्शन भी इसी समय में सामने आए। महाजन पदों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता भी लगातार रही। मगध और कोसल के बीच काशी को लेकर संघर्ष चलता रहा। अवंती और मगध के बीच युद्ध हुए। वज्जी संघ और मगध का संघर्ष भी प्रसिद्ध है। इन संघर्षों ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की, लेकिन इसी ने बड़े और संगठित साम्राज्यों की आवश्यकता को जन्म दिया। महाजन पदों की सबसे बड़ी देन यह रही कि इन्होंने भारत में पहली बार संगठित राजनीतिक ढांचे की नींव रखी। इनके प्रशासन, कर व्यवस्था, नगर नियोजन और सैन्य संगठन ने भविष्य में मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया। मगध की सफलता ने दिखा दिया कि संगठित और केंद्रीकृत राज्य ही लंबे समय तक टिक सकता है। महाजन पदों का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। साहित्य और कला में भी इनका योगदान उल्लेखनीय है। संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ, धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई और नगरों में शिल्प और वास्तुकला का विकास हुआ। संक्षेप में, महाजन पदों का उदय भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इसने न केवल तत्कालीन समाज को नया स्वरूप दिया, बल्कि भविष्य की सभ्यता और संस्कृति को भी दिशा दी। यदि महाजन पदों का उदय न होता तो शायद मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्य भी संभव न हो पाते। महाजन पद भारतीय इतिहास के प्रयोगशाला थे, जहां से राजनीति, समाज, धर्म और दर्शन के नए आयाम विकसित हुए। महाजन पदों का उदय भारतीय इतिहास का वह दौर था जिसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की नई नींव रखी। इस काल में 16 महाजन पद प्रमुख थे, जिनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती सबसे प्रभावशाली बनकर उभरे। इन महाजन पदों के उभार का सबसे बड़ा कारण था कृषि उत्पादन में वृद्धि और लोहे के औजारों का प्रयोग, जिससे खेतों की उपज बढ़ी और लोगों की जीवन शैली बदली। नगरों का विकास हुआ, व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया। व्यापारी वर्ग की शक्ति बढ़ने लगी और समाज में शहरीकरण का असर गहराई तक दिखने लगा। राजनीतिक दृष्टि से यह युग लगातार युद्धों और संघर्षों का भी दौर था, क्योंकि महाजन पद एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे थे। मगध ने अपनी भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानों और शक्तिशाली राजाओं की वजह से सबसे अधिक उन्नति की। इसने न केवल कोसल और वत्स जैसे राज्यों को पीछे छोड़ा, बल्कि पूरे उत्तरी भारत पर प्रभुत्व जमाना शुरू किया। इसी काल में राजाओं की शक्ति को मजबूत करने के लिए नए प्रशासनिक ढांचे बने और स्थायी सेनाओं का गठन हुआ। धार्मिक और दार्शनिक स्तर पर भी यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी समय बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों ने अपने उपदेश दिए और जनसाधारण को नया मार्ग दिखाया। बौद्ध और जैन धर्म ने जनता में नैतिकता, करुणा और सत्य पर आधारित जीवन जीने का संदेश दिया, जिससे समाज में आध्यात्मिक जागृति आई। इन महाजन पदों ने भारत के राजनीतिक एकीकरण की नींव रखी और आने वाले समय में मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार महाजन पदों का यह युग भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बदलाव का प्रतीक था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को दिशा दी और इतिहास को नया मोड़ प्रदान किया।